हेलो बच्चों, आज हम पद परिचय विषय में क्रिया का पद परिचय करेंगे। तो क्रिया का पद परिचय देते समय सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है बच्चों? वाक्य का वह पद जिससे किसी कार्य के होने या किए जाने या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसे क्रियापद कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले या किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की स्थिति का पता चले, उनको क्रियापद कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, मोहन सो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं आदि। बच्चों, क्रिया के अब हम भेद पढ़ेंगे। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों? अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हम इसमें कर्म देखेंगे कि कर्म है या नहीं, कर्म की आवश्यकता है या नहीं। बच्चों, वे क्रियाएं जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पतंग उड़ता है, मोहन खेलता है, सीता पढ़ती है। इन वाक्यों में उड़ना, पढ़ना, सोना आदि क्रियाएं अकर्मक हैं और ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पूर्ण अकर्मक और नंबर 2 अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं बच्चों वे होती हैं जिनमें न तो कर्म की आवश्यकता होती है और न ही कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक की। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थित्यर्थक, नंबर 2 गत्यर्थक। स्थित्यर्थक क्रिया क्या होती है बेटा? वे क्रियाएं होती हैं जो कर्ता की अवस्था पर प्रकाश डालती हैं। जैसे राकेश सो रहा है, राजू हंस रहा है। इनमें सोना और हंसना दोनों ही कर्ता की स्थिति का बोध करा रहे हैं कि कर्ता किस स्थिति में है। इसके बाद आता है पूर्ण अकर्मक क्रिया का दूसरा भेद गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को करते समय कर्ता गतिशील होता है उन्हें गत्यर्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, वह तेज चलता है। इनमें पक्षी और वह दोनों ही क्रियाएं गति में हैं, गतिज हैं, इसलिए इनको गत्यर्थक क्रियाएं कहते हैं। अब आता है हमारा अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। बच्चों, जिन क्रियाओं के प्रयोग के समय अर्थ की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द विशेष की आवश्यकता पड़ती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये जो शब्द विशेष होता है इसको हम पूरक कहते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ इसलिए चल नहीं सकता, वह चतुर है आदि। यहाँ बीमार और चतुर क्रिया के कर्म नहीं हैं, बल्कि ये दोनों क्रिया के पूरक हैं। बच्चों, आगे है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वे क्रियाएं जो अपने अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कर्म की अपेक्षा रखती हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन खाता है, मोहन आम खाता है। मोहन खाता है, ये तो हमें पता है कि खा रहा है कुछ, लेकिन ये नहीं पता क्या खा रहा है, तो इसमें कर्म की अपेक्षा है। अब जैसे मोहन आम खा रहा है तो कर्म क्या हो गया? आम। मोहन क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से जो सकर्मक क्रिया है उसे आप समझ गए होंगे। और आगे पूर्ण सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। इसके दो भेद हैं। नंबर 1 पूर्ण एककर्मक क्रिया। वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें केवल एक ही कर्म हो पूर्ण एककर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहन आम खाता है, इसमें मोहन कर्म है, आम कर्म है जो एक ही है। दूसरा भेद है इसका द्विकर्मक क्रिया। वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्मों का प्रयोग हुआ हो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
जैसे राम सोहन को आम देता है। यहाँ सोहन को और आम दो कर्म हो गए, इसलिए यह क्रिया द्विकर्मक क्रिया है। बच्चों आगे आता है अपना अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनमें कर्म रहते हुए भी अर्थ की पूर्णता के लिए किसी पूरक की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी क्रियाओं को हम सकर्मक अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। जैसे रीता मोहन को मानती है। अभी रीता मोहन को मानती है लेकिन अर्थ अपूर्ण है। क्या मानती है? इसमें अगर हम ये लगाते हैं कि जैसे रीता मोहन को अपना भाई मानती है, तो यहाँ पे पूरक हो गया अपना भाई, जो कर्म नहीं है, और वैसे इसको हम कर्म की कोटि में ले लेते हैं द्विकर्मक में। अब आती है बच्चों समापिका क्रियाएं। समापिका क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनमें वाक्य समाप्त होते हैं या जो क्रियाएं वाक्य के अंत में लगती हैं उन्हें समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है। अब बच्चों आगे आती हैं इसमें असमापिका क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनमें वाक्य समाप्त नहीं होते बल्कि जो वाक्य के बीच में या अन्य किसी स्थान पर प्रयुक्त होती हैं उन्हें असमापिका क्रियाएं कहते हैं। इन क्रियाओं को क्रिया का कृदंती रूप भी कहा जाता है। जैसे मेज पर पड़ी पुस्तक मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पड़ी पुस्तक पड़ी क्रिया ही है जो वाक्य के अंत में नहीं है, वाक्य के बीच में या अन्य किसी स्थान पर आ रही है, तो इसे हम पड़ी क्रिया को असमापिका क्रिया कहेंगे। आगे आती है बच्चों सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के काल का बोध कराने वाली क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती हैं। जैसे वह पढ़ता था या वह पढ़ता है या वह पढ़ेगा। यदि सहायक क्रिया किसी वाक्य में अकेले अर्थात बिना किसी मुख्य क्रिया के प्रयुक्त होती है तो वह वाक्य की मुख्य क्रिया बन जाती है। जैसे कौन है? मैं हूँ। इन वाक्यों में है जो क्रिया है वह मुख्य क्रिया बन जाती है। संयुक्त क्रिया। आगे बच्चों संयुक्त क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह पढ़ता रहता है, वह सोता रहता है। अब आती हैं रंजक क्रियाएं। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती हैं उन्हें रंजक क्रियाएं कहते हैं। जैसे जाते जाते तुम दूध पीकर जाना। बेटा रंजक क्रियाओं की संख्या 8 मानी जाती है और ये हैं आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, डालना आदि। इसके बाद आती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बेटा? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण मोहन को पत्र लिखता है। और अगर हम इसको, ये है साधारण क्रिया, लेकिन अगर हम इसको प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? कृष्ण मोहन से पत्र लिखवाता है। लिखता है क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया। और लिखवाता है कौन सी क्रिया बन गई है? प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके प्रेरणा देकर किसी दूसरे कर्ता से कार्य करवाता है, अतः लिखवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। अब बच्चों क्रिया को शुरू करने से पहले हमें एक चीज और देखनी थी, धातु। धातु क्या होती है? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, गाना, भागना, चलना आदि। इन क्रियाओं में लिख, पढ़, गा, भाग, चल आदि क्रिया के मूल रूप होते हैं और इस मूल रूप से ही जो है क्रिया सामान्य क्रिया या व्युत्पन्न क्रिया, व्युत्पन्न सामान्य धातु या व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और सम्मिश्र धातु तथा अनुकरणात्मक धातुएं बनाई जाती हैं। बच्चों क्रिया का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्रिया का पद परिचय देते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे
क्रिया का पद परिचय देते समय क्रिया के भेद बताना है हमें। क्रिया का कौन सा भेद है, क्रिया स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, क्रिया का कर्ता कौन है और क्रिया का काल क्या है, तथा क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। इस प्रकार से क्रिया का पद परिचय देते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे क्रिया का पद परिचय किस प्रकार किया जाता है। और अब हम पद परिचय करते हैं अव्यय या अविकारी पदों का। इसमें हमें यह पता होना चाहिए पहले कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। बेटा, अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कभी परिवर्तन नहीं होता। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं, जैसे अभी, अरे, आज, पूर्व आदि। अव्यय बेटा 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, यहाँ क्रिया चलना है और धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः धीरे धीरे पद क्रिया विशेषण है। अब जो क्रिया विशेषण है इसको भी आगे 5 भेदों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के काल का बोध कराए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अभी, तभी, अब, तब। जैसे शायद आज वर्षा होगी, मेरा भाई कल आया था आदि। इनमें आज और कल कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा भेद आता है बेटा इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान को सूचित करे उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, कहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर आदि। जैसे मेरे स्कूल के सामने एक सड़क है, मेरा घर यहीं स्थित है। इनमें यहीं और सामने दोनों ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। बच्चों, तीसरा भेद आता है अव्यय का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चले उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, अधिक, कम, बहुत, ज्यादा, इतना, उतना, लगभग आदि। और इसके बाद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का पता चले, क्रिया के होने के तरीके या ढंग का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अवश्य, यथा, अचानक, झटपट, कदाचित, ठीक, सच, नहीं तो, बस आदि। और इसके बाद आता है बेटा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि। अब क्रिया जैसे विशेषण का प्रविशेषण होता है ऐसे ही क्रिया का भी प्रविशेषण होता है। बेटा, वे विशेषण जो क्रिया विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत तेज चलता है। अब तेज चलना क्रिया विशेषण है, लेकिन बहुत तेज चलना, बहुत क्रिया के जो विशेषण है तेज, उसकी भी विशेषता बता रहा है। कितना तेज, बहुत तेज, अतः बहुत क्रिया प्रविशेषण बन गया है। और इसके बाद आता है बच्चों अव्यय का भेद संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय शब्दों के पदों का परिचय देते समय हम क्या करते हैं, पहले तो हमें इसकी परिभाषा का ही पता होना चाहिए कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। बेटा, वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दादाजी के साथ बच्चे मेले गए। बच्चे छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं। इनमें विशेष रूप से के साथ और के ऊपर संबंध बोधक अव्यय हैं जो
विशेष रूप से का के की अव्यय में जहाँ आते हैं वो संबंधबोधक अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं। और बच्चों अगला भेद है अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय जो दो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है परंतु श्याम खेलता है। राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। बच्चों इसमें परंतु तथा की दोनों ही समुच्चय बोधक अव्यय हैं क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रही हैं। समुच्चय बोधक अव्यय भी बच्चों दो प्रकार के माने जाते हैं। नंबर 1 समानाधिकरण समुच्चय बोधक। वे अव्यय जो समान स्तर वाले वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, बल्कि, अन्यथा, अतः, फलतः, तथा, एवं आदि। और इसका दूसरा भेद है बच्चों व्याधिकरण समुच्चय बोधक। वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले अंशों वाक्यों उपवाक्यों अर्थात एक मुख्य और एक गौण को जोड़ते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि, चूंकि, हालांकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इसलिए, ताकि, यानी आदि। इसके बाद आता है बच्चों विस्मय आदि बोधक अव्यय। वे अव्यय जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, संबोधन, तिरस्कार, दुख, पीड़ा आदि मनोविकारों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। इनके सामने विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें वाह विस्मय आदि बोधक है। और जैसे शाबाश बहुत अच्छे, इसमें शाबाश विस्मय आदि बोधक है। और इसके बाद बच्चों अव्यय का भेद आता है निपात। निपात क्या होते हैं? वाक्य में उपस्थित वे अव्यय शब्द जो किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, मात्र, ही आदि। जैसे मैं ही तो तुम्हारे घर आया था, इसमें ही और तो दोनों ही निपात हैं। जैसे मैं तनिक घर तक गया था, यहाँ तक निपात है। इस प्रकार बच्चों आज हमारा ये पद परिचय का टॉपिक है यहीं खत्म हो जाता है। और अब हम अगले वीडियो में पद परिचय के कुछ वाक्य देंगे जिनका आपको याद करना है जिनको और लिखना भी है अपनी नोटबुक में। धन्यवाद।